दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी हमारे समाज में अकेले रह रहे बुज़ुर्गों की कहानी है। आज की कहानी का नाम है जीवन, अंत या शुरुआत। तन्हाई में वे सिर झुकाए आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे लेटे हुए हैं। स्वास्थ्य कमज़ोर है आजकल। अपनी विशाल कोठी को उन्होंने किराए पर दे रखा है। अकेली जान के लिए 2 कमरे ही पर्याप्त हो जाते हैं। बाकी में बच्चों का स्कूल चलता रहता है तो थोड़ी चहल पहल रहती है। बच्चों के शोरगुल और अध्यापिकाओं की चकचक से अहाते में दिन भर चहल पहल लगी रहती है। परंतु शाम के अंधेरे के साथ ही कोठी में एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। आम, जामुन, लीची, बेल और अमरूद के पेड़ बुत के समान चुपचाप पूरे बरामदे में खड़े रहते हैं। नौकर छुट्टियों में गांव गया तो फिर वापस लौट कर ही नहीं आया। दूसरा नौकर ढूंढे तो ढूंढे कौन? मलेरिया बुखार ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। एक गिलास पानी के लिए तरस गए हैं। वे इतनी विशाल कोठी के मालिक हैं, मगर तन्हा जिंदगी बिताने के लिए बुरी तरह मजबूर हैं। जीवा की मांग है कि कोई चटपटा व्यंजन खाएं, मगर बनाए तो बनाए कौन? अपने हाथों से कभी कुछ खास बनाया नहीं। नौकर था तो जो कुछ कच्चा पक्का बनाकर सामने रख देता, वे उसे किसी तरह गले के नीचे उतार लेते थे। मजबूरी है आखिर। बाजार जाने की ताकत नहीं थी। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, यानी कि पूरा का पूरा सन्नाटा। रात में चौकीदार पहरा दे जाता है। पास पड़ोसी इस इलाके में सभी अपनी अपनी कोठियों में रहते हैं। काफ़ी बड़ी कोठियां हैं। किसके घर में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। यानी कि आज अगर वे इसी तरह अपार धन संपदा रहते हुए भी भूखे प्यासे यहीं के यहीं मर जाए तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उनका मन भर आया। डॉक्टर बेटा 7 समुंदर पार अपना करियर बनाने गया है। उसे बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं है, थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने कितनी तकलीफ़ और यत्न से बच्चों को पाला है, ये वही जानते हैं। कभी भूल कर भी दूसरी शादी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। सौतेली माँ के वे काफ़ी किस्से सुन चुके थे, इसलिए कभी दूसरी शादी करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बेटी साल 6 महीने में 1-2 दिन के लिए आ जाती है। बाबूजी, अब मेरे साथ चल कर रहिए ना, बेटी रीना बड़े आग्रह से कहती। क्यों? मुझे यहाँ क्या तकलीफ़ है बेटा? यहाँ कोई कमी नहीं है। वे फीकी सी हंसी हंसते। कमी तो कुछ नहीं है बाबूजी। आप बेटी के पास नहीं रहना चाहते तो भैया के पास अमेरिका ही चले जाइए, उनके साथ रह लीजिए। तो मैं हैरान हो जाता। बेटी की बातों पर वे आकाश की ओर देखने लगते। अपनी धरती, पुश्तैनी मकान, कारोबार और यहाँ तेरी अम्मा की यादें बसी हुई हैं। तो बेटा, इन सब को छोड़कर 7 समुंदर पार कैसे चला जाऊँ? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। यहीं मेरा बचपन और जवानी गुजरी है। देखना, एक दिन तेरा डॉक्टर भाई परिचय भी वापस अपनी धरती पर अवश्य आएगा और मेरे साथ यहीं पर रहेगा। वे भविष्य के रंगीन सपने देखने लगते। फाटक खुलने की आवाज़ पर वे ज़रा से चौंक उठे। देवा स्वप्नों की कड़ियाँ जैसे बिखर गईं। कौन हो सकता है इस समय? यहाँ तो कोई आता जाता ही नहीं। चौकीदार था, साथ में सीता थी। अरे सीता, आओ आओ। प्रभास जी का चेहरा खिल उठा। सीता उनके दिवंगत मित्र की विधवा थी। बहुत ही कर्मठ और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाली महिला। वे उन्हें अच्छी तरह से जानते थे।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? वह अंदर आते ही मुझसे पूछने लगी और बोलते हुए वह कुर्सी खींचकर वहीं पर मेरी बगल में बैठ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? वे आश्चर्य से बोले। और कहाँ, चौकीदार से, उसी से पता चला बस, और भागी चली आ रही हूँ मैं। इसी से पता चला कि रामू भी घर पर नहीं है और नौकरी छोड़कर गांव चला गया है। मुझे क्या गैर समझ रखा है तुमने? खबर तो की होती कम से कम, खबर क्यों नहीं दी? सीता उलाहने देने लगी। वे खामोशी से सुनते रहे। ये उलाहने उनके कानों में मधुर रस घोल रहे थे, तप्त हृदय को शीतलता प्रदान कर रहे थे। कोई तो है जो उनकी चिंता करे, कोई तो है उनकी चिंता करने वाला। बोलो, क्या खाओगे? पकौड़ियाँ, करारी और वह भी चटपटी। वे बच्चे की तरह मचल उठे। क्या? तीखी पकौड़ियाँ? सचमुच सठिया गए हो तुम तो। भला बीमार व्यक्ति भी कहीं तली भुनी चीज़ें खाता है क्या? मैं खुद ही सोच लेती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बनाना है। सीता की पैनी बातों की तीखी धार उन हृदय को चुभन के बदले सुकून प्रदान कर रही थी। अच्छा, सुबह आऊँगी। उन्हें फुलके और परवल का झोल खिलाकर सीता चुपचाप अपने घर चली गई। प्रभास जी का मन भटकने लगा। पूरी जवानी उन्होंने बिना किसी स्त्री के साथ के काट ली थी। अपने बच्चों की वजह से कभी भी सांसारिक विषय वासनाओं को अपने पास फटकने नहीं दिया था। पूरी तरह अपने बच्चों की देखरेख करते रहे। कर्तव्य की वेदी पर अपनी नैसर्गिक कामनाओं की आहुति चढ़ा दी थी उन्होंने। वही वैरागी मन आज साथी की चाहना कर रहा है। न जाने यह कैसी विडंबना है। जब बेटा 3 साल का और बेटी 3 महीने की थी, उसी समय उनकी पत्नी 2 दिनों की मामूली बीमारी में चल बसी थी। उन्होंने रोते हुए दूध मुहे बच्चों को गले से लगा लिया था। अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने बच्चों की परवरिश पर पूरी तरह न्योछावर कर दिया था। बेटे और बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई, शादी की और विदेश भेजा। बेटी को पिता की छाया के साथ साथ एक माँ की तरह स्नेह व सुरक्षा हमेशा प्रदान की। आज वह पति के घर में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत गई है। सीता भी बड़ी जवानी में विधवा हो गई थी और अपने दोनों मासूम बेटों को अपने संघर्ष के बल पर योग्य बनाया था। दोनों बेटे अब बड़े शहरों में नौकरी करते हैं। सीता बारी बारी से अपने दोनों बेटों के पास जाती रहती है, मगर हर घर की कहानी कुछ एक जैसी ही होती है। योग्य होने पर कमाऊ बेटों पर पत्नियां अपना अधिकार समझने लगती हैं और माँ बाप से ज़्यादा अधिकार उनकी पत्नी का हो जाता है। माँ बाप केवल एक फालतू के बोझ समझे जाने लगते हैं। सीता में एक कमी थी, वह अपने बेटों पर अपना पहला अधिकार समझती थी। इसलिए बहुओं की दाब सहने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप लड़ झगड़ कर वापस अपने घर, अपने पुश्तैनी गांव में आ गई थी। मन खिन्न रहने लगा, अकेलापन काटने को दौड़ता। अपने मन की बात किससे कहें, भला किससे अपने दुख दर्द की बातें करें। प्रभास जी और सीता जब इकट्ठे होते तो अपने हृदय की गांठें खोलते। दोनों का दुख एक समान था। दोनों अकेलेपन से त्रस्त थे और मन की बात कहने के लिए उन्हें किसी साथी की तलाश थी। दोनों की एक जैसी ही व्यथा थी। प्रभास जी स्वस्थ हो गए। सीता ने उनकी जी जान से सेवा की थी। उसके हाथों का स्वादिष्ट, लजीज व पौष्टिक भोजन खाकर उनका शरीर थोड़ा बहुत भरने लगा था। आजकल सीता दिन भर
उनके पास ही रहती है। उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को दौड़ भाग कर पूरा करने में अपनी संतानों की अपेक्षा का दंश भूल चुकी है। कभी कभी रात में भी यहीं रुक जाती है। उनका समय अब अच्छे से व्यतीत होने लगा। हंसी ठहाके गप में वे एक दूसरे के कब इतने करीब आ गए कि पता ही नहीं चला। लॉन में बैठकर युवकों की तरह आपस में चुहल करते। मन में कभी कोई बुरी भावना नहीं थी, परंतु ज़माने का मुंह वे भला कैसे बंद करते। लोग उनकी अंतरंगता को कई कई अर्थ देने लगे और उनके अलग अलग नाम लेने लगे। यहाँ वहाँ कई तरह की बातें उनके बारे में होने लगी। इस सब से आखिर वे कब तक अनजान रहते। उड़ती उड़ती कुछ बातें उन तक भी पहुंचने लगी। 2 दिनों तक सीता उनके घर नहीं आई। प्रभास जी का हृदय बेचैन रहने लगा। सीता के सुघड़ हाथों ने उनकी अस्त व्यस्त गृहस्थी को जैसे नवजीवन दे दिया था। भला जीवनदाता को भी कोई भूलता है क्या? इसलिए दिन भर इंतज़ार करने के बाद शाम को सीता के यहाँ जा पहुँचे। कल्लू हलवाई के यहाँ से गाजर का हलवा भी बनवा लिया। उन्हें पता था कि सीता को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो थोड़ा उसके लिए ले लिया। गलियों में अंधेरा अपना साया फैलाने लगा था। न रोशनी न बत्ती। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ठकठकाने पर सीता ने ही दरवाज़ा खोला। आखिर वह अकेली जो रहती थी। आइए, जैसे वह उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। सीता की सूजी हुई आंखें देखकर प्रभास जी ठगे से रह गए। अरे, क्या बात है? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? कोई बीमार है क्या? कोई जवाब न पाकर प्रभास जी अधीर हो उठे। चुपचाप अपनी जगह से उठकर सीता उठ खड़ी हुई और अपना आंसुओं से लबरेज चेहरा ऊपर उठाया। तकिए के नीचे से सीता ने एक अंतर्देशीय पत्र निकालकर प्रभास जी के हाथों में पकड़ा दिया और उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। कोट की ऊपरी जेब से ऐनक निकालकर वे चुपचाप पत्र पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते पढ़ते वे बहुत ज़्यादा गंभीर हो उठे। ओह, इस विषय पर तो हमने सोचा ही नहीं था। यह तो हम पर लांछन लगा रहे हैं। हम दोनों पर ही लांछन है। यह तो हम पर चरित्र हनन का एक घिनौना आरोप है। अपनी ही संतानों द्वारा, दूसरे द्वारा भी नहीं, अपने ही पुत्रों द्वारा। उनका चेहरा तमतमा उठा। उठकर बाहर की ओर चल पड़े। तुम तो चले जा रहे हो, मेरे लिए कुछ सोचा है? मुझे उन्हें अपनी संतान कहते हुए भी शर्म आ रही है। कैसे उन्होंने अपनी माँ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया है। सीता हिलक हिलक कर रोने लगी। प्रभास जी हैरान हो गए। उनके बढ़ते कदम रुक गए और वापस वहीं कुर्सी पर आकर बैठ गए। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। क्या किया जाए? जब तुम्हारे बेटों को हमारे मिलने जुलने में आपत्ति है, इसका वे गलत अर्थ लगाते हैं, तो हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। यही सही रहेगा। अब बुढ़ापे में मिट्टी पलीत करानी है क्या? ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा। उन्हें अपनी ही आवाज़ काफ़ी दूर से आती हुई महसूस हुई। पिछले 1 सप्ताह से वे सीता से नहीं मिल रहे हैं। अकेले यहीं पड़ी है। तबीयत फिर खराब होने लगी है अकेलेपन के कारण। डॉक्टर साहब ने उन्हें फिर से पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। शरीर को तो आराम उन्होंने दे दिया है, पर भटकते मन को कैसे विश्राम मिले। सीता के दोनों बेटों की वैसे तो आपस में बिल्कुल ही नहीं पटती है, मगर अपनी माँ के गैर मर्द से मेलजोल पर वे एकमत हो गए और आपत्ति प्रकट करने लगे थे। पता नहीं उनके
किस शुभचिंतक ने प्रभास जी व सीता के घनिष्ठ संबंध की खबर उन तक पहुंचा दी थी और उन्हें बहुत बुरा लगा था। प्रभास जी का रोम रोम सीता को पुकार रहा था। अब उन्हें अकेलापन और भी भारी लग रहा था। जवानी के दिन तो उन्होंने दायित्व निर्वाह की भागदौड़ में गुजार दी थी, परंतु बुढ़ापे का अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। यह बिना किसी सहारे के कैसे कटेगा और कब तक, न जाने कब तक मैं जीवित रहूं, यह सोच सोच कर वे विक्षिप्त से हो जाते। कोई तो हमसफ़र हो जो उनके दुख सुख में उनका साथ हो, कोई तो हो जो उनकी बातें सुने, जिससे वे अपने मन की बातें कर सके, जिस पर पूरी तरह निर्भर हो सके। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई, चिट्ठी। डाकिये के हाथ में विदेशी लिफाफा देखकर वे अचानक से पुलकित हो उठे। उनमें नई खुशी का प्रवाह होने लगा, जैसे चिट्ठी के स्थान पर स्वयं उनका बेटा परिचय सामने खड़ा हो। सच, चिट्ठी से आधी मुलाकात तो हो ही जाती है और वे उसी में खुश हो जाते थे। परिचय ने लिखा है वह अगले 5 वर्षों तक स्वदेश नहीं आ सकता, क्योंकि उसने जिस नई कंपनी में ज्वाइन किया है उसके समझौते में एक शर्त यह भी है कि वह अपने देश 5 वर्षों तक वापस नहीं जा सकता। प्रभास जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी खुशी पूरी तरह से काफूर हो गई। वे 5 वर्ष कैसे काटेंगे? सिर्फ यादों के सहारे? क्या पता वह 5 वर्षों के बाद भी भारत आएगा भी या नहीं। स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है और फिर कल किसने देखा है मैं रहूं या ना रहूं। वादों और सपनों के द्वारा किसी काठ की मूरत को तो बहलाया जा सकता है, पर हाड़ मांस से बने हुए प्राणी को नहीं। उसकी प्रतिदिन की ज़रूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। मन और शरीर की ख्वाहिशें भी तो हैं। आज तक उन्होंने हमेशा अपनी भावनाओं पर विजय पाई है, मगर अब लगता है कि थके हुए तन मन की आकांक्षाओं को यों को चलना आसान नहीं होगा, उनसे नहीं हो पाएगा। बेटी ने खबर भिजवाई है, उसके पति 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली जा रहे हैं और वह भी उनके साथ ही जा रही है। वहाँ से लौटकर वह पिता से मिलने ज़रूर आ गई। उनकी हंसी छूट गई। वारी दुनिया, बेटा और बेटी सभी अपनी अपनी बुलंदियों के शिखर चूमने की होड़ में हैं। बीमार और अकेले पड़े पिता के लिए किसी के पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। एक हमदर्द सीता थी, उसे भी अपने बेटों की वजह से, यानी अपने बेटों के कुलुषित विचारों की लक्ष्मण रेखा में कैद कर लिया है। अब वह भी मेरे पास नहीं आ सकती। यह दुनिया ही पूरी की पूरी मतलबी है। यहाँ संबंध सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर विकसित होते हैं। उनका मन खिन्न हो उठा और वे परेशान हो उठे। प्रभाष, प्रभाष, कहाँ हो भाई? अपने बाल सखा गिरधर की आवाज़ पहचानने में उन्हें भला क्या देर लगती। अरे आओ आओ, आ जाओ अंदर। कैसे आना हुआ? अरे भाई, बिटिया की शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ और तुम्हें शादी का निमंत्रण भी दे दूँ। गिरधर जी का ज़ोरदार ठहाका गूंज उठा। हंसना तो प्रभास जी भी चाह रहे थे, परंतु हंसने के उपक्रम में सिर्फ उनके होंठ चौड़े होकर रह गए और वो हंस नहीं पाए। गिरधर की अनुभवी नज़रों ने यह नज़ारा भांप लिया। दाल में ज़रूर कुछ तो काला है। शुरू में तो प्रभास टालते रहे, पर धीरे धीरे आखिर मन की परतें खुलने लगी और फिर उन्होंने सारी की सारी बातें अपने दोस्त को बता दी। गिरधर ने उन्हें समझाया, देखो मित्र, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी
और सीता की नहीं है, बल्कि अनेक उस तरह के विधुर और विधवाओं की हैं जिन्होंने अपनी जवानी तो अपने कर्तव्य पालन के हवाले कर दी, मगर उम्र के इस मोड़ पर जहाँ न तो वे युवा रहते हैं और ना ही वृद्ध, वे नितांत अकेले पड़ जाते हैं। खालीपन उनको काटने को दौड़ता है। जब तक उनके शरीर में ताकत रहती है, भुजाओं में सारी बाधाओं से लड़ने की हिम्मत, वे अपनी शारीरिक व मानसिक मांगों को जिंदगी की भागदौड़ की भेंट चढ़ा देते हैं। पर बाद में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते ही अपना आशियाना अलग से बसा लेते हैं। माता पिता की सलाह उन्हें अनावश्यक लगने लगती है। उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है उन्हें। ज़िंदगी के निजी मामले में हस्तक्षेप वे कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके लिए मात्र हम नई पीढ़ी को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। हर कोई अपने ढंग से जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र होता है। सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना ही है तो दुनियादारी है। बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु सीता और मैं दोनों बिल्कुल अकेले हैं। अगर एक साथ मिलकर अगर हंस बोल लेते हैं तो दूसरों को आपत्ति क्यों होती है? भला इसमें बुराई क्या है? प्रभास जी ने दुखी स्वर में कहा, सुनो, मैं सीधी सरल भाषा में तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम सीता से शादी क्यों नहीं कर लेते? उनकी आंखों में सीधे झांकते हुए गिरधर ने सीधा सा समाधान दिया। वे हैरान हो गए। क्या शादी? मैं और सीता से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लोग क्या कहेंगे? ना जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे हम दोनों के बारे में, और हमारी संतानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जीवन की इस सांध्य वेला में मैं विवाह करूं? नहीं नहीं, यह संभव नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रभास जी बुरी तरह घबरा उठे। अब लगे ना दुहाई देने दुनिया और संतानों की। यही बात लोगों और सीता के बेटों ने भी कही तो तुम्हें बुरा लग गया। तब तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लगी। अब क्यों बुरा मान रहे हो? विवाह करना कोई पाप नहीं। जहाँ तक जीवन की सांध्य वेला का प्रश्न है तो ढलती उम्र वालों को आनंदमय जीवन जीने का क्या कोई हक नहीं है? उन्हें यह जीवन व्यतीत करना वर्जित थोड़े ही है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता ही है। जिंदगी भर यह कोशिश रहती है उसकी। सीता और तुम अपने पवित्र रिश्ते पर विवाह की सामाजिक मोहर लगा लो। देखना, कानाफूसियाँ अपने आप बंद हो जाएगी। और रही बात संतानों की, तो वे भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो तुम्हारे निर्णय को बिल्कुल उचित ठहराएंगे और बाद में कुछ नहीं बोलेंगे। कभी कभी इंसान को निजी सुख के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कुर्ते रह कर तो जीवन के कुछ वर्ष और भी कम हो जाएंगे। इससे ज़्यादा भला क्या होगा? स्वाभाविक है, स्वाभाविक जीवन यापन के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लेकर तुम और सीता समाज में एक अनुपम और प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करो। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। क्या सीता मान जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं मानेगी? तुम कोशिश तो करो। पर हाँ, पहल तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुम पुरुष हो। स्त्री चाहे जिस उम्र की हो, उसमें नारी सुलभ लज्जा तो रहती ही है। गिरिधर के जाने के बाद प्रभास जी एक नए आत्मविश्वास के साथ सीता के घर की ओर चल पड़े। अपने मन में काफ़ी सारी बातें इकट्ठी करके अपने एकाकी जीवन को यथार्थ के नूतन धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए जीवन की सांध्य वेला में ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, सीता जैसी सहचरी का संग साथ और माधुर्य तो मिलेगा। कम से कम जीवन तो अच्छे से कटेगा। जीवन साथी मनोनुकूल हो तो इंसान सारी दुनिया से
टक्कर ले सकता है। इस छोटी सी बात में छिपे गूढ़ अर्थ को मन ही मन गुनगुनाते वे सीता का बंद दरवाज़ा एक बार फिर खटखटा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको कैसा लगा उनका निर्णय? अगर सही लगे और अच्छी लगे तो ये स्टोरी लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।